हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में, जहां मैं आपको यूपीएससी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट पीसीएस के इतिहास के सवाल कराता हूं। और मैं ना ही केवल इतिहास के सवाल कराता हूं, साथ ही साथ यहां पर आपको एक सवाल से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद मिलेगी। मैं एक एक सवाल के एक एक कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, ताकि जिसके बाद अगर आप कोई टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ें तो वो भी बुक पढ़ने में आपको आसान लगे, कॉन्सेप्ट आपका पहले से समझा हुआ हो। तो आइए लेट्स स्टार्ट। सवाल नंबर पहला, ये इतिहास की प्लेलिस्ट बनने जा रही है। इसमें आपको एंशिएंट के पूरे प्लेलिस्ट मिलेंगे और ये जो भी क्वेश्चंस होंगे ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। कई बार एग्ज़ाम में आए हुए रिपीटेड क्वेश्चंस भी होंगे और ये ऐसे ऐसे सवाल होंगे जिनको आपको करने के बाद बहुत कॉन्सेप्ट में आसानी हो जाएगी इतिहास को समझने में। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो दोस्तों, ये जो सवाल है कि प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था, तो सबसे पहली समस्या ये उठती है या ये सवाल उठता है कि प्रागैतिहासिक युग कहते किसे हैं। तो ये पहले आप समझ लें दोस्तों कि प्रागैतिहासिक युग उस युग को कहा जाता है जिसका कोई लिखित साक्ष्य ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रागैतिहासिक युग उस युग को कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य ना हो। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अब जहाँ कहीं भी प्रागैतिहासिक युग आएगा, इसका मतलब हमें ये समझना है कि इस युग में लिखित विवरण हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका मतलब कि जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका एकमात्र स्रोत उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रागैतिहासिक युग में दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक युग के जो मानव होते थे वो मचान पे भी रहते थे, वो कंदरों में भी रहते थे और झोपड़ियों में भी रहते थे। इसलिए उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, यानी इन सभी में। आते हैं हम लोग अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो हमारा दूसरा सवाल है कि नवपाषाण काल में है ना, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के औजार मिले हैं? तो दोस्तों, यहाँ समझना ये होगा कि सबसे पहले नवपाषाण काल होता क्या है, और उससे पहले ये समझना होगा कि पाषाण काल क्या होता है। तो पाषाण काल क्या होता है कि पाषाण काल को 3 कालों में बांटा गया है। ठीक है, कितने कालों में बांटा गया है? 3 कालों में बांटा गया है। तो 3 कालों में वो कौन से 3 काल हैं जिन्हें बांटा गया है? तो पहला जो काल है पाषाण काल का, इस काल का नाम है पुरापाषाण। ठीक है, इसे नाम दिया गया है पुरापाषाण। दूसरा जो है इसका, वो दूसरा चरण वो मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो काल है इसे हम लोग नवपाषाण कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। तो ये 3 तरह के काल होते हैं। तो पाषाण काल का मतलब होता है जैसे पाषाण का अर्थ ही होता है दोस्तों पत्थर या स्टोन, है ना। क्या होता है? पत्थर। तो पत्थर का मतलब समझना है कि पत्थरों का काल, यानी इस काल में औजारों के नाम और औजारों के आकार के आधार पर पाषाण कालों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे पूरा पाषाण काल में अलग प्रकार के औजार मिले, लेकिन वो जो भी औजार मिले पत्थरों के मिले। मध्य पाषाण काल में जो औजार मिले वो अलग प्रकार के मिले, लेकिन जो भी मिले वह पत्थर के ही मिले। और नवपाषाण काल में भी जो औजार मिले वह भी पत्थर के ही मिले, और इनका भी आकार, इनका नाम अलग अलग हुआ। और साथ ही साथ पत्थरों का जिस प्रकार औजार का रूप
परिवर्तन हुआ एक चरण से दूसरे चरण में, उसी तरह पाषाण काल के मनुष्यों के व्यवहारों में भी परिवर्तन आया एक चरण से दूसरे चरण में। हुआ ये कि पाषाण काल में इस समय जो भी औजार बनते थे, ये तमाम प्रकार के औजार के जो आकार होते थे वह आकार में बड़े होते थे, है ना, और क्वालिटी इनकी जो है वो बढ़िया नहीं होती थी, भौंदे किस्म के होते थे। दूसरा, जब मध्य पाषाण काल आया तो इस समय सबसे ख़ास बात ये हुई कि लघु उपकरणों का उपयोग होने लगा। यानी पहले जो हथियार बड़े होते थे और आसानी से हाथों में नहीं आ सकते थे, मध्य पाषाण काल में वह आसानी से हाथों में आने लग गए। यानी जो औजार थे उनका आकार क्या हो गया, लघु आकार का हो गया, यानी उसका ग्रिप जो है बहुत आसानी से हाथों में आने लगा। ठीक है। और तीसरा जब ये काल आता है, इस काल में लघु तो थे ही, औजार जो थे वो क्या थे, लघु तो थे ही, साथ ही साथ धारदार भी हो गए। क्या हो गए, धारदार भी हो गए। यानी फाइनली जब इस युग में जो भी औजार बनने लगे, एकदम फिनिशिंग के साथ बेहतरीन तरीके से नवपाषाण काल के औजार मिले। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये पाषाण काल का फॉर्म समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग अब ये जानने का प्रयास करेंगे कि पाषाण काल में जिस प्रकार ये औजारों का हम लोगों ने चेंजेस देखा, किस प्रकार एक चरण से दूसरी चरण में चेंजेस हुआ, उसी प्रकार मनुष्यों में क्या चेंजेस हुए। और पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य होते थे, ये खाद्य संग्राहक थे, है ना। खाद्य संग्राहक का मतलब होता है ये लोग फल फूल जंगलों से जो भी प्राप्त होता था और वो शिकार करते थे, उन चीज़ों को खाया करते थे। इसलिए ये लोग खाद्य संग्राहक थे और साथ ही साथ क्या थे, शिकारी थे। ठीक है। ये इनका जीवन का प्रारंभिक स्वरूप था। जब इनका दूसरे चरण में प्रवेश होता है, यानी मध्य पाषाण काल में, जब इन्हें कुछ और ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब ये क्या करते हैं, खाद्य संग्राहक तो रहते ही हैं, यानी कि अभी भी ये क्या है, खाद्य संग्राहक हैं। मतलब इन्हें खाने पीने के लिए क्या करना पड़ता है, जंगलों पर, पेड़ पौधों पर, फूलों पर, फलों पर, इन सब चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन साथ में इसमें क्या चेंजेस आया, इसमें ये चेंजेस आया कि अब ये शिकारी नहीं रह गए, अब ये शिकार नहीं करते थे, अब ये इन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने क्या कर दिया, पशुपालन भी शुरू कर दिया। तो पशुपालन की शुरुआत तो मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो गई थी। अब बात करते हैं कि नव पाषाण काल में क्या हुआ। तो नव पाषाण काल में अब ये खाद्य संग्राहक की जगह ये उत्पादक हो गए। क्या हो गए, खाद्य उत्पादक हो गए। यानी अब ये कृषि करने लग गए। ठीक है। पहले कृषि नहीं करते थे, नवपाषाण काल में और ज्ञान हुआ तो ये लोग कृषि करने लग गए और साथ ही साथ पशुपालन भी करने लग गए। ठीक है। तो इसी कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करने लग गए। तो इसी नवपाषाण काल में कृषि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज आता है इनके जीवन में, नवपाषाण काल के लोगों के जीवन में। इसीलिए इस नवपाषाण काल को जो है बहुत ही बड़ी और महान क्रांति कहा गया है इतिहास में, है ना। ऐसी क्रांति जो बहुत ही महान क्रांति हुई, एक बहुत ही अलग चेंजेस आया। इंसान जो था वो उसका व्यवहार जो जानवरों की तरह था, जब शिकारी थे, खेती करना नहीं जानते थे, उससे वो असभ्य से वो सभ्य की तरफ बढ़े, है ना। तो ये है हमारा दूसरा सवाल। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको नवपाषाण काल बहुत ज़्यादा डील ले गया और मैं सवाल की तरफ अब लौटता हूँ। तो अब यहाँ पे जो सवाल है कि नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार मिले हैं। तो अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। इसमें तीनों का चरण अलग अलग है, इसमें मनुष्यों का व्यवहार भी अलग अलग हुआ और उसी के साथ साथ हथियारों भी तीनों चरणों में अलग अलग देखने को मिलता है। तो यहाँ नवपाषाण काल के जो हथियार है वह मिले हैं हमें चिरांद से। कहाँ से मिले हैं, चिरांद से। चिरांद कहाँ है, तो चिरांद पड़ता है दोस्तों बिहार में। कहाँ पड़ता है, बिहार में। बिहार के कौन से ज़िले में, तो बिहार के सारण ज़िले में। ठीक है दोस्तों, बिहार के किस ज़िले में, सारण ज़िले में। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था। तो अब ये प्राचीन जो सवाल आ रहा है कि प्राचीन पाषाण
तो यहाँ प्राचीन पाषाण शब्द देख के कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना है। प्राचीन पाषाण का मतलब ही है, ये बात कर रहा है किसका, पूरा पाषाण काल का। अभी मैंने बताया पाषाण काल को 3 खंड में बांटा गया है, तो उसी में पहला जो चरण है ये प्रथम चरण की बात कर रहा है, पाषाण काल का, है ना। तो ये जो पाषाण काल है, तो पाषाण काल में हम लोगों ने पढ़ा कि इस समय के लोग क्या थे, खाद्य संग्रहक, यानी ये लोग जो भी जंगलों से प्राप्त होता था वो करके खाते थे, और साथ ही साथ क्या करते थे, ये लोग शिकारी थे, शिकार करके खाते थे। तो और पशुपालन तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी मैंने बताया ये मध्य पाषाण काल से स्टार्टिंग हुआ। कृषि काल नवपाषाण काल में आया, है ना। कृषि कब आया, नवपाषाण काल में आया। पशुपालन कब आया, मध्य पाषाण काल में आया। चित्रांकन का तो कोई डिस्कशन ही मैंने नहीं किया, तो ऑप्शन क्या बचता है, शिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी। तो अभी मैंने बताया कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, 3 भाग में। तो पहला क्या था, पूरा पाषाण, दूसरा क्या था, मध्य पाषाण। तो मध्य पाषाण काल में मैंने क्या बताया कि मध्य पाषाण में ही सबसे पहले क्या देखा गया, औजारों का आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। औजारों का आकार क्या था, छोटा। औजारों का आकार छोटा देखा गया। ठीक है, तो अब इसमें आप बताइए कि मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी। तो उस समय मैंने कपड़ा तो अभी कुछ बताया, डिस्कस भी नहीं हुआ, उपरोक्त में से कोई डिस्कस ही नहीं हुआ। घर का प्रयोग भी डिस्कस नहीं हुआ। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, लघु पाषाण। लघु मतलब क्या होता है, छोटा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल जहाँ कहीं भी देखिए तो मध्य पाषाण काल की सबसे पहली और विशेष व्यवस्था यही है कि इसी समय पूरा पाषाण काल में बड़े औजारों के बाद जब दूसरा चरण मध्य पाषाण काल आया तो फिर वह छोटे औजारों में तब्दील हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्या है, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है। तो नवपाषाण काल चूँकि हम लोगों ने जाना है कि नवपाषाण काल क्या है, ये तीसरा चरण है पाषाण काल का, और नवपाषाण काल में ही क्या शुरू हो गया था, कृषि शुरू हो गया था। ठीक है, अब जब कृषि कर रहे हैं तो कृषि करेंगे तो इसी समय चाक पे बने हुए बर्तन, जो कुम्हार चाक पे बर्तन बनाता है ना, तो कुम्हार द्वारा चाक पे बने हुए बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। तो जब कुछ कुम्हार द्वारा चाक पे बने हुए बर्तन प्राप्त हुए हैं तो कुम्हार द्वारा बनाए गए चाक पे बर्तन बनेंगे किस चीज़ के, वह मिट्टी के ही बनेंगे। इसलिए ये 110% क्या है, सत्य है। नेक्स्ट, छठा सवाल है कि चावल का प्राचीनतम उल्लेख। देखिए, चावल का प्राचीनतम उल्लेख है, कहीं कहीं चावल ना लिख के, जिस तरह हम लोग जानते हैं गेहूं से आटा बनता है, उसी तरह चावल ना लिख के इसका पर्यायवाची या दूसरा शब्द धान भी तो लिखा जा सकता है। कई लोग इसको धान लिख देते हैं, तो धान से भी क्या निकलता है, चावल निकलता है। तो सवाल को चेंज करने के लिए कभी कभी चावल ना लिख के ये लोग क्या लिख देंगे, ये लोग धान लिख देंगे। तो धान या चावल का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वह कोल्डी हवा से मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है, यह कोल्डी हवा से मिलता है। कोल्डी हवा कहाँ है, कोल्डी हवा जो है, एक सबसे पहली बात कि ये किस प्रकार का स्थल है, तो ये नवपाषाण कालीन स्थल है। कैसा स्थल है, नवपाषाण कालीन स्थल है, नवपाषाण काल का स्थल है। ठीक है, तो यानी कि जो चावल की जो हमें दाने मिले हैं वह किस काल के मिले हैं, वह नवपाषाण काल के मिले हैं। और नवपाषाण काल के क्यों मिलेंगे, वो इसलिए भी मिलेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नवपाषाण काल में ही सबसे पहले क्या शुरू हुआ, कृषि। तो जब कृषि नवपाषाण काल में शुरू हुआ तो इसका मतलब है कि खेती इससे पहले वाले में तो शुरू हो ही नहीं सकती है। और चावल क्या है, खेती ही है, कृषि है। चावल उगाना क्या है, एक तरह खेती है, कृषि है। तो खेती कृषि जहाँ भी देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल। और कोल्डी हवा क्या हो जाएगा, कोल्डी हवा भी किस प्रकार का स्थान हो जाएगा, नवपाषाण कालीन स्थल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें है प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख। तो कृषि के प्राचीनतम उल्लेख जो है ये हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। और वो जो अभी इससे जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन पूछा वो कृषि में ही आता है, लेकिन वो स्पेसिफिक पूछा गया कि धान की खेती या चावल की खेती किस स्थान से मिली है, तो वो हमें मिली है इलाहाबाद कोल्डी हवा से। ठीक है, लेकिन यहाँ कृषि का साक्ष्य पूछ रहा है, तो कृषि का मतलब चावल भी हो सकता है, कृषि में कुछ भी हो सकता है। कृषि में बहुत सारी चीज़ की पैदावार होती है, गेहूँ, जौ, बाजरा, बहुत सारी चीज़ें। तो वो हमें मिला है मेहरगढ़ से।
ठीक है। तो जहाँ कहीं भी आपको दिखे वो मेहरगढ़ ही मारेंगे कृषि। कब हुई थी इसकी खेती की शुरुआत? तब वह 7000 BC में माना जाता है। और अब लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार अब कृषि का प्राचीनतम प्रमाण में कहीं कहीं मेहरगढ़ नहीं दिया हुआ होता है, तो उसकी जगह हम लोग लहुरा देव मारेंगे। लहुरा देव, लहुरा देव लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से है। यह यूपी के संत कबीर नगर में पड़ता है। ठीक है, तो जहाँ मेहरगढ़ है वहाँ मेहरगढ़ देंगे, अगर नहीं आता है तो फिर लहुरा देव ही सही उत्तर होगा। लेकिन और एक ऑप्शन में ये दोनों कभी नहीं होगा। ठीक है, तो कृषि का प्राचीनतम उल्लेख। और हाँ, मेहरगढ़ से और क्या क्या मिला है? तो मेहरगढ़ से हमें गौशाला मिला है। ठीक है, मेहरगढ़ में ही हमें क्या मिला है? हमें गौशाला मिला है। और मेहरगढ़ से हमें पशुओं का बाड़ा भी मिला है, जहाँ पशुओं को बांध के रखा जाता था। ठीक है ना, तो पशुओं का बाड़ा भी कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से ही मिला है, पशुओं का बाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, हमारा सवाल है, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब हुई? तो मैंने आपको अभी पहले ही सवाल में बताया था कि पाषाण काल में 3 भाग हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो उसी में जो पहला को मैंने आपको बताया था कि पूरा पाषाण काल को भी क्या है? 3 चरणों में बांटा गया है। तो वह क्या, कौन से 3 चरण हैं? वह 3 चरण हैं उच्च पूरा पाषाण काल, सब में पूरा जरूर लगाएंगे, सिर्फ पूरा पाषाण काल में उच्च पूरा पाषाण। ठीक है, दूसरा मध्य पूरा पाषाण, कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो मध्य पाषाण है, ये मध्य पूरा पाषाण है। ठीक है, और निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण। अब यहाँ देखिए, तो निम्न पूरा पाषाण तो है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, ठीक है, और ये सब ना रहे तो भैया पूरा पाषाण काल ही होगा। तो उत्तर क्या होगा? पूरा पाषाण काल। लेकिन अगर इस पूरा पाषाण काल का सब पॉइंट दिया रहे, उच्च पूरा पाषाण या मध्य पूरा पाषाण या निम्न पूरा पाषाण, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा नव पाषाण काल। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? नव पाषाण काल। क्यों? इसमें कंफ्यूज इसलिए भी नहीं होना है क्योंकि देखिए यहाँ निम्न पूरा पाषाण काल जोड़ दिया एक पॉइंट, उच्च पूरा पाषाण काल जोड़ दिया। तो ये जो पॉइंट है, मेरा समझाने का मेन मोटिव ये है कि ये दोनों जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो ऑलरेडी छट गए, है ना। और मध्य पूरा पाषाण काल की विशेषता अभी हम लोगों ने पढ़ी, लघु औजारों का इस्तेमाल, छोटे आकार के औजारों का इस्तेमाल। तो बचता क्या है? नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल ही बहुत बड़ी क्रांति का कहने इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस समय कृषि का लोगों को ज्ञान हो गया, खाद्य संग्रह की जगह अब ये उत्पादक हो गए, खेती करना सीख गए। अब ये शिकारी नहीं रहे, अब ये शिकारी की जगह पशुपालन करने लग गए। पशुपालन के बाद फिर जो है कि इन लोगों ने आग की खोज कर ली, तो जो कच्चा मांस खाते थे अब वो है भुना हुआ मांस खाते थे। तो इस प्रकार इनके जीवन में दिन प्रतिदिन नित्य घटने वाली घटनाओं से ये लोग अवगत भी हो गए और लगातार इनके जीवन में चेंजेस आया। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा हैंड एक्स। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग जानते हैं कि पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया था, है ना। पाषाण काल 3 भाग में बांटा गया था, पाषाण काल। तो इसी पाषाण काल में हम लोग पढ़े हैं ना कि एक क्या है? पूरा पाषाण, एक है मध्य पाषाण, और तीसरा क्या है? नव पाषाण। ठीक, तो ये 3 पढ़ चुके हैं। तो अब तीनों युग में जो औजार जो बदले या औजार के जो चेंजेस हुए, तो सभी औजारों का नाम रखा गया कि कौन से औजार किस काल के हैं। तो जहाँ कहीं भी हम देखेंगे हैंड एक्स और क्लीवर, हैंड एक्स तो हो गया हाथ की कुल्हाड़ी, और क्लीवर जो हो गए इसको विदारनी कहते हैं। तो ये जहाँ कहीं भी देखें ऑटोमेटिक पूरा पाषाण काल मानना है। ठीक है, तो हैंड एक्स जो है वह पूरा पाषाण, माफ़ कीजिएगा, पूरा पाषाण काल नहीं, हालांकि ये तो पाषाण काल के ही माने जाएंगे, लेकिन ये हमें मानेंगे निम्न पूरा पाषाण काल। यानी कि पाषाण काल का जो तीसरा चरण था वही निम्न पूरा पाषाण काल में हमें हैंड एक्स और क्लीवर जैसे औजार और हथियार मिले। ठीक, उसी तरह मध्य पाषाण काल में भी कुछ औजार मिले और नव पाषाण काल में भी
कुछ औजार मिले जिनका नाम आने वाले सीरीज़ में हम लोग देखें। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक, ये जो प्रागैतिहासिक काल है जिसको हम लोग स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, जिसका लिखित कोई साक्ष्य नहीं होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रागैतिहासिक का डेफिनेशन। तो इसके बारे में बता दूं कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे जिन्होंने 1863 में, है ना, क्या किया था, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि पूरा पाषाण काल के जो तीसरा चरण है निम्न पूरा पाषाण काल, उसी में जो हैंड एक्स और क्लीवर की खोज की थी वह इन्होंने ही की थी, है ना, हैंड एक्स और क्लीवर की खोज की थी। तो ये जो औजार मिला था वो किन्हें मिला था, रॉबर्ट ब्रूस फुट को, इसीलिए इन्हें प्रागैतिहासिक काल का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। 1863 में खोजा था। कहाँ खोजा था, पलवरम नामक स्थान पे खोजा था, पलवरम नामक स्थान पर। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अब तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कई एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसी तरह की और जानकारी के लिए मैं, आप जिस प्रकार देख रहे हैं कि मैं जिस प्रकार आपको समझा रहा हूँ, केवल आपको मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ चारों ऑप्शन बता रहा हूँ ताकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ताकि इसके सवाल करने के बाद आप जब बुक्स भी पढ़ें तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही जानी पहचानी लगे। तो इसका प्लेलिस्ट लगातार सीरीज़ वाइज आएगा, आप आराम से सारे सीरीज़ को देखें। आपका नेट JRF हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या कोई BPSC UPSC या किसी भी प्रकार का इतिहास का सवाल हो, आपका वो नहीं छूटने वाला है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और चैनल पे बने रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।